बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां जाकर के सर्च कीजिए केडीबी लाइव, लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में बेकार की बातें कर रहे हैं। मंगलसूत्र, मछली, हिंदू मुसलमान की बातें करके असल समस्या महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और गरीब माता बहनों के खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले की तरह सेना की बहाली कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आज उनको प्रधानमंत्री जी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन बीमारी का बहाना बना करके जाने से मना कर दिया। चाचा जी कहा करते थे 2014 में आने वाले 2024 में नहीं आएंगे। हम उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों चुनाव के बाद मोबाइल यूजर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, हमको पता है कि आप भी मोबाइल यूजर्स हैं। जी हाँ, क्योंकि इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो मोबाइल पर ही देख रहे हैं, जिसको लेकर के आप भी मोबाइल यूजर्स हैं और आपको भी तगड़ा झटका लग सकता है। जहाँ कंपनी अपने प्लान्स को 25% तक महंगा कर सकती है। ये बीते कुछ सालों में किया जाने वाला चौथा टैरिफ हाइक होगा, जहां प्लान्स को महंगा करके कंपनियां अपने ARPU को बढ़ाना चाहती है। एक्सिस कैपिटल ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी कॉम्पिटिटिव माहौल में भारी 5G इन्वेस्टमेंट के बीच अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए प्लान्स की कीमतों को 25% के आसपास तक बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टैरिफ हाइक काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनियां कीमतों को शहरी और फिर रूरल यानी कि ग्रामीण यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ डेटा का यूज काफी ज्यादा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है। जहां महीनों तक कैंसर से जूझने के बाद सोमवार 13 मई की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। जहां 1 दशक से अधिक समय तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सुशील कुमार मोदी को एक कुशल राजनेता तो थे ही, इसके अलावा वे निजी जीवन में भी हमेशा लीक से हट करके चलने वाले इंसान थे। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 फरवरी 1952 को हुआ था। जब उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। साल 1987 में सुशील कुमार मोदी ने जेसी जॉर्ज से शादी की। जेसी सुशील कुमार मोदी की मित्र है और फिर ईसाई धर्म से है। जब प्राय के दोनों के बीच प्रेम हुआ तो फिर दोनों ने विवाह किया। इस शादी की सबसे खास बात थी सादगी। जिस समय समाज के ऊपरी और फिर सक्षम तबके में शादियों में खर्च करके दिखावा करने का चलन था, उस समय सुशील कुमार मोदी और फिर जेसी की शादी बेहद सादगी से हुई थी। सुशील मोदी और जेसी की शादी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। एक तो ये कि अंतरधार्मिक विवाह था, दूसरी अपनी शादी में सुशील कुमार मोदी ने मेहमानों को भोज के बजाय सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। सुशील मोदी ने शादियों में दिखावा ना करने और फिर शादी का मूल्य जीवन भर निभाया। अपने बेटे की शादी में ना तो दहेज लिया और ना ही किसी तरीके का कोई दिखावा किया। उन्होंने शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए थे। सुशील कुमार मोदी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रभावित थे। जब पटना विश्वविद्यालय में 1973 में जिस लालू यादव अध्यक्ष बने थे, तब उनकी टीम में महासचिव सुशील कुमार मोदी ही थे। बाद में दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो गए। दोस्तों बिहार में अगर आप कोई रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आप खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी दिया जा रहा है। आप लोन लेकर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हम आपको ऐसे 3 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो अच्छी खासी कमाई होगी। आप बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करेंगे, पापड़ का बिजनेस। जी हाँ, बिहार में आप अपने घर से अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर किराना दुकान से संपर्क करके इसे बेच सकते हैं। इससे अच्छी कमाई होगी और फिर आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे मुर्गी पालन का बिजनेस। आप बिहार में मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुर्गी पालन के बिजनेस के लिए राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, जिसका लाभ लेकर के आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करेंगे नारियल पानी का बिजनेस। जहाँ गर्मी के इस सीजन में बहुत से लोग नारियल पानी का सेवन करते हैं। ऐसे में आप एक ठेला पर नारियल पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से भी अच्छी खासी कमाई होती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
दोस्तों तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि जो साल 2014 वाले हैं उन्हें 2024 में नहीं आने देंगे। यह नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया था, लेकिन अब जब वो उन्हीं लोगों के साथ चले गए, यानी कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही चले गए, तो फिर इस बीड़ा को अब वो खुद उठाने का काम करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव उठाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है। जब तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा, कौन सत्ता में आता है कौन नहीं आता है, ये तो फिर बीड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता, इसका बीड़ा जनता उठाती है। जब बिहार की जनता ने जब ये तय कर लिया है तो फिर कोई और नहीं, कौन होता है जब बीड़ा उठाने वाला। इस तरीके का बीड़ा ये कई बार उठा चुके हैं। 2014 में बीड़ा उठाए थे, क्या हश्र हुआ था। 2019 में भी बीड़ा उठाया था, खाता तक नहीं खुला, लेकिन क्या परिणाम आए। चुनाव के परिणाम जब निर्धारित किए जाते हैं तो फिर कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, इसकी जिम्मेदारी पूरे देश अपने कंधों पर लेता है। देश ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुशील कुमार मोदी का सोमवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई में संभावित उस सबसे बड़े नेता के तौर पर सुशील कुमार मोदी को जाना जाएगा। राज्य में यानी कि बिहार में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए धैर्यपूर्वक काम करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी अक्सर एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते थे कि 1986 में उनके विवाह समारोह में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। उन्होंने उनसे कहा था कि अब छात्र राजनीति छोड़ने और फिर पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का समय आ गया है। दरअसल बिहार के इस वैश्य परिवार में जन्मे सुशील कुमार मोदी पटना विश्वविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में शामिल हो गए और उन्होंने प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 के बिहार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान वे भावी सहयोगी सुशील कुमार, नीतीश कुमार और अपने विरोधी लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आए थे। सुशील कुमार मोदी बिहार में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बन गए और अक्सर राजनीति में अपने प्रवेश का श्रेय दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से 14 मई को तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। जब पीएम मोदी के साथ इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता और फिर कई मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि पीएम मोदी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में कम ही लोग थे। जब पीएम मोदी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में जाने वाले लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 4 प्रस्तावक थे। जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद लोगों का ध्यान एक तस्वीर की ओर गया जिसमें पीएम मोदी नॉमिनेशन सेंटर में बैठे हुए थे और उनके बगल में एक साधु बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम मोदी के साथ बैठे हुए ये साधु कौन है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि ये पीएम मोदी के प्रस्तावक हैं और इनका नाम पंडित गणेश्वर शास्त्री है। ये देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य है। जहाँ गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था। उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भी शुभ मुहूर्त निकाला था। ज्योतिषाचार्य के काम में इनको कोई मात नहीं दे सकता है। दोस्तों सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, वह बिहार के सियासत की एक धुरी माने जाते थे। जब बिहार के विकास में उनका अहम योगदान माना जाता है, जब तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाहे बगाए उनका नाम लेते थे और दो टूक कहते थे कि वे उन्हें काफी मिस करते हैं। सियासी पंडितों के माने तो बिहार के विकास में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का अहम योगदान था। जब नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की दोस्ती ऐसी थी कि सीएम नीतीश कुमार उन पर आंखें बंद करके भी भरोसा करते थे। बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो फिर सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री भी बने। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने योजनाओं में राशि खर्च करने का टोटा था, लेकिन तब वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री साइकिल योजना और फिर बालिकाओं के लिए पोशाक योजना को लेकर के भरोसा दिलाया और कहा है कि पैसे की कोई चिंता नहीं करिए, बस योजना शुरू कीजिए। यानी कि जन कल्याण योजना के लिए सुशील कुमार मोदी ही बिहार सरकार में पैसों का इंतजाम किया करते थे। दोस्तों पंचायती राज विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। दरअसल बिहार पंचायत राज विभाग में लगभग 6570 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार पंचायती राज विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट stet.bihar.gov.in/biharprd पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 10 मई से 9 जून 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। ध्यान रहे कि लास्ट डेट को शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। जब बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी अकाउंट स्टेट कम आईटी असिस्टेंट के 6570 पद के लिए भर्ती निकली है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पद 2300 है, वहीं पर पुरुषों के लिए पदों की संख्या 4270 होगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखनी होगी।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दुख जताया है। जी हां, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, जब गठबंधन में नहीं रहने के बावजूद भी उनसे अच्छे संबंध रहे। बहुत ही दुखद है, हमारे राज्य के लिए एक वरिष्ठ नेता को हमने खोया है। इससे हम लोग दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे। इस दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। मुकेश सहनी ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को जो जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। बीजेपी पर वीआईपी की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पर कहा गया है कि हमने पहले भी कहा है कि बीजेपी झूठ फैलाने वाली पार्टी है। जब दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ कोई बोलने वाली पार्टी है तो वह बीजेपी है। जब परसों उन्होंने झूठ फैलाया है कि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जबकि वे हमारी पार्टी में कोई पदाधिकारी रहे नहीं। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि ये गलत था, इसको लेकर के हमने कंकरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, आरजेडी की ओर से आयोजित एक चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव के द्वारा एक आरजेडी की कार्यकर्ता को धक्का देने को लेकर के जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग ये मानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर उठ करके राजनीति नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पिछले 30 वर्ष से लालू नीतीश का राज है और सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। जब 30 वर्ष से ना गरीबी कम हुई और न ही बिहार के लोगों का प्लान रुका, शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो फिर आप किस विश्वास की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि आप पैसे के नाम पर, जात के नाम पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। तेजस्वी को इस बार ये समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। जब बिहार के जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव और फिर उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वह मानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर उठ करके राजनीति नहीं कर सकते। ये 4 बिंदु आरजेडी कैरेक्टर में हैं और इनके ऊपर उठ करके ये नहीं जा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। बीएड और आईटीआई करने वाले छात्र छात्राओं को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा, जहां बीएड की पढ़ाई के लिए 2,90,000 और फिर आईटीआई के लिए 2 लाख की सहायता मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि बीएड कोर्स के लिए साल 2018 में योजना से लोन देने का कार्य बंद कर दिया गया था, जब फिर से इस योजना से बीएड कोर्स के लिए लोन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीआरसीसी से मिली जानकारी के अनुसार वैसे युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और फिर बीएड और आईटीआई की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए सभी जरूरी कागजात देने होंगे। जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के लिए 3 लाख जबकि एमटेक के लिए 2,50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य कोर्स के लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर के तंज कसा है। जब बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह मसखड़े हो गए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने 400 सीट पार करके केंद्र में एनडीए सरकार बनने का भी दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देखिए, उस तरीके का अपने पिताजी से उन्होंने सीखा होगा। लालू जी भाषण भी करते थे, लगता था कि जो कर रहे हैं, तो उन्होंने सीखा है, जो परिवार में सुना है वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला, यानी कि नरेंद्र मोदी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सब लोग प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाना चाहते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया है। जब सब लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग खड़े हैं। केंद्र में सरकार बनाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अरे भैया, सरकार क्या 400 पार है का नारा जो है वो बिल्कुल पूरा होगा, गारंटी के साथ। अब की बार 400 पार होना ही है, इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन से पटना से लेकर के दिल्ली तक शोक की लहर है। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद से उनके समय के उनके तमाम साथी राजनेता अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के निधन से मर्माहत नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर किया है, जो उन्होंने अपना दोस्त खो दिया है। वहीं सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने भी अपनी भावनाएं शेयर की है। शिवानंद तिवारी ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि जब पिछली बार आए थे तो फिर उनसे मिलना हुआ था, वो मुश्किल से बोल पा रहे थे। हम लोगों के बीच एक अजीब रिश्ता था। जब मैंने जिस तरह से सुशील कुमार मोदी का विरोध किया था, उसके बाद तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस रिश्ते को निभाने का श्रेय सुशील कुमार मोदी को ही जाता है। जब बिहार की राजनीति का एक बौद्धिक और फिर एक साफ सुथरा व्यक्तित्व असमय चला गया, मैं सुशील कुमार मोदी की स्मृति को सलाम करता हूँ।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बिहार में विपक्षी महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और निश्चित तौर पर मौजूदा लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए चौंकाने वाले होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल के शासन में पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव नौटंकी के मास्टर हैं, उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश को मोदी की जरूरत है, जब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी बिहार में जीतेंगे। नौटंकी मास्टर लालू प्रसाद यादव ने लोगों को धोखा दिया है। विपक्ष जब लोकसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो फिर चौंक जाएंगे। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता रामविलास पासवान के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि रामविलास पासवान की मूर्ति किसने तुड़वाई, जब परिवार के सदस्यों को आवास से किसने भगाया, परिवार में लड़ाई किसने लगवाई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किस तरह से हमदर्दी का नाटक कर रहे हैं, जब उनके अभिनय के सामने सफल अभिनय भी फेल हो जाएंगे। यानी कि उनके एक्टिंग के आगे जो एक्टर हैं, बॉलीवुड के एक्टर, वो भी फेल हो जाएंगे। मुकेश सहनी ने गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और हाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता लोकतंत्र के मालिक है, लेकिन आज केंद्र की सरकार जनता द्वारा चुने गए विधायकों को खरीद लेती है और चुनी गई सरकार को गिरा देती है। उन्होंने ऐसी सरकार को हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को बाबा साहेब के संविधान पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे इसे बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इसी संविधान के कारण आज हम लोग सिर उठा करके जीते हैं और आज इसे ही समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में चुनाव इसलिए आता है कि जो नेता अपने वादों को पूरा नहीं करे उसे जनता बदल सके। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों की शादी होने नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिहार में 5वें चरण का मतदान 20 मई को है। इस दिन लोकसभा की 5 सीटों मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के पक्ष में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मिमिक्री की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी नौजवानों की शादी नहीं होने दे रहे हैं। हमने बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। हम लोगों ने किसी से सब मंगलसूत्र नहीं छीना, बल्कि नौजवानों का ब्याह करवा करके मंगलसूत्र दुल्हन को पहनवाया है, जबकि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी और फिर एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार यादव के बीच सीधा मुकाबला है। जी हां, अली अशरफ फातमी को वोट देने की अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने मधुबनी की जनता से अपील की है। इस दौरान मधुबनी से मंच से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री भी की है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के अंदाज में कहा कि भैया, भाई और बहनों, ये विपक्ष के लोग अगर सरकार में आ जाएंगे तब मंगलसूत्र छीन लेंगे। इनके पास 2 भैंसें होगी तो 1 भैंस भी ले लेंगे, आपके बाप दादा की संपत्ति तक छीन लेंगे। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या यही प्रधानमंत्री की बात करने का स्तर है। मंगलसूत्र की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी आप तो नौजवानों की शादी तक होने नहीं दे रहे हैं। नौजवानों की नौकरी लगती है तभी ना उसकी शादी होती है और तब नौजवान अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर के दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। उनके एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके यह दावा किया गया है, जहाँ वीडियो में नीतीश कुमार कहते हुए सुना जा सकता है कि 14 में जो लोग आए हैं वो 24 के आगे रह पाएंगे या नहीं। वहीं पर जब केडीबी लाइव ने नीतीश कुमार के बयान को लेकर के फैक्ट चेक किया तो फिर पता चला है कि वायरल वीडियो में किया गया दावा भ्रामक है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान वाला वीडियो को 2 साल पुराना है, ये 2022 से जुड़ा हुआ है, जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया था। उस वक्त वह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और फिर राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अब्दुल एच खान नाम से एक यूजर ने वीडियो को शेयर किया। वीडियो को 12 मई 2024 को शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि जो 14 को आए हैं वे 24 में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। नीतीश कुमार चाचा फिर से पलटी मारने की पूरी तैयारी में है। हवा का रुख पता चल चुका है। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के जब फैक्ट चेक किया गया तो फिर एनडीटीवी न्यूज वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली जो कि 10 अगस्त 2022 को पब्लिश की गई थी। इसमें कहा गया है कि बीजेपी छोड़कर के आरजेडी संग गठबंधन सरकार के बाद गठबंधन करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 में भी जीत हासिल कर पाए ये जरूरी नहीं है।
लोकसभा चुनाव के बीच बिहार बीजेपी ने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में केस दर्ज किया है। बीजेपी ने ये मामला प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का फोटो गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया है। वीआईपी के आधिकारिक फेसबुक पर मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी की एक फोटो लगा करके लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। बिहार बीजेपी ने वीआईपी के इस फोटो को अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन का एक ही काम है, सुबह शाम झूठ बोलना। देखिए, झूठ की फैक्ट्री का एक और नमूना। दरअसल सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी हाथ में गुलदस्ता लेकर के खड़े हैं। जब वीआईपी ने फोटो के साथ लिखा, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वीआईपी पार्टी में आस्था रखते हुए वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसको लेकर के बिहार बीजेपी ने आपत्ति जताई और कोतवाली थाने में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, सरकारी स्कूल के हॉस्टल का खाना खाने से 12 छात्राएं बीमार पड़ गई है। यह मामला बिहार के दरभंगा का है। दरभंगा में राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भगवती स्थान कबीलपुर की 12 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गई। स्कूल प्रशासन सभी बीमार छात्रों में 7 को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां सभी छात्रों का इलाज चल रहा है। जब वहीं पर 7 बीमार छात्रों को बहादुरपुर पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर के छात्रावास में एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होने लगी। इसके बाद छात्रावास की वार्डर ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देते हुए सभी छात्रों को डीएमसीएच में इलाज करवा रही है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया है कि सुबह 9 बजे करीब पहले एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, उसे बेहोशी की स्थिति हो गई। इसके बाद एक एक करके 12 छात्रों को बेहोशी की शिकायत होने लगी। बीमार 7 छात्रों को डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, ट्रेन संचालन को लेकर के बिहार वासियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जयनगर से दिल्ली और फिर सहरसा से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं पर इसके अलावा रक्सौल और दरभंगा से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन होने की बात कही जा रही है। रेल प्रशासन के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इसी साल जून में इन स्टेशनों से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए ट्रैक को ठीक किया जा रहा है और फिर सभी चीजें दुरुस्त की जा रही है। वहीं पर ट्रेनों के रखरखाव बुनियादी ढांचे की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की जानी है। जहाँ वहीं पर ट्रेन का मेंटेनेंस, सफाई और फिर धुलाई वॉशिंग पिट में होगी। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद जयनगर से दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे समय की बचत होगी, जहाँ भी एक्सप्रेस ट्रेन है करीब 18 घंटा का समय भी लेती है। वंदे भारत से सफर में 12 से 13 घंटा का ही समय लेगा, पर इसका किराया करीब 1.5 गुना अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक राजनीति ने भाजपाइयों को सड़क पर उतार दिया है। जब इसके बावजूद भी 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार में 10 वर्षों में उन्होंने क्या है, ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने एक्स पर लिखा है कि बिहार में अकेले 34 साल के तेजस्वी के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री सहित बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा अनेक हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, उनके पास अनलिमिटेड संसाधन है, पानी की तरह बहा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी स्वाभिमानी बिहार की न्यायप्रिय जनता एवं मुद्दों की सकारात्मक राजनीति ने उन्हें हर सीट पर सड़क पर उतार दिया है। लोग इनसे 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री अगल बगल झांक करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कब्रिस्तान मछली तितली कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि वो नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और फिर विकास, निवेश जैसे मुद्दों पर बात करे, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जहां उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। छात्र जीवन से अब तक सुशील कुमार मोदी ने सियासत में करीब 5 दशक का लंबा समय सफर तय किया है। राजनीति में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। सुशील मोदी का जन्म साल 1952 में बिहार की राजधानी पटना जिले में एक मरवाड़ी परिवार में हुआ था, यानी कि वैश्य परिवार में हुआ था। जहाँ उन्होंने 1974 में जेपी आंदोलन में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। साल 2005 में जब एनडीए बिहार की सत्ता पर काबिज हुई, तो उस वक्त सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उन्हें बिहार में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। जहाँ इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, साल 2010 में बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इस दौरान भी सुशील कुमार मोदी फिर से डिप्टी सीएम के पद पर काबिज रहे। बीजेपी के लिए बिहार में बेहद ही अहम चेहरा बनकर के उभरे सुशील कुमार मोदी करीब 11 वर्षों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। सुशील कुमार मोदी को अनुगढ़ नारायण सिन्हा के बाद सबसे अधिक समय तक डिप्टी सीएम रहने का सौभाग्य मिला। अनुगढ़ बाबू ने 13 वर्षों तक बिहार के लिए बिना स्वार्थ सेवा की थी।
दोस्तों बिहार के सारण लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता दिख रहा है। इस बार सारण सीट से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया। वहीं पर एनडीए से भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। यह सारण में सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और फिर आरजेडी के रोहिणी आचार्य के बीच होता दिख रहा है। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में रोहिणी आचार्य ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने भाजपा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर के हमला बोला है। दरअसल सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये लालू यादव की परंपरागत सीट है। 1977 में लालू प्रसाद यादव पहली बार सारण से ही लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद पहुंचे थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव 2004 और 2009 में सारण से जीत दर्ज की। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की बात करें तो फिर सोशल मीडिया पर अधिक एक्टिव रहती है, जहां बीजेपी और फिर विरोधियों को जम करके खरी खोटी सुनाती है। लालू यादव की जब तबीयत खराब हुई और फिर डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही तो उस समय रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर के अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाई थी, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य को लेकर के एक सकारात्मक बात होने लगी है। राजनीति में एंट्री को लेकर के रोहिणी आचार्य ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ना केवल मेरे लिए बल्कि लोगों, कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों के लिए भी कठिन था। आप देखिए आज मैं 3 घंटे देरी से चल रही हूँ। दोपहर का समय है और अभी भी बच्चे, महिलाएं और फिर जिनमें से कुछ की उम्र 100 वर्ष से अधिक है, चिलचिलाती धूप में सिर्फ मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लालू की बेटी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं मुझे आशीर्वाद के रूप में पैसे देती है। महिलाएं मुझसे कहती है कि लालू प्रसाद हमारे लिए भगवान की तरह है। वह मुझे भविष्य में भी प्यार और फिर अपनी शुभकामनाएं देते रहने का आश्वासन देते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वे पीएम मोदी के लिए कोई भी पकवान तैयार करने को तैयार है, लेकिन क्या उनका बनाया हुआ पकवान वे खाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भेदभाव में यकीन नहीं रखती, इसलिए अलग अलग राज्यों के पकवान खाती रहती हूँ। ममता बनर्जी पीएम मोदी की उस बात का जवाब दे रही थी जिसमें उन्होंने कब बताया था कि वे मछली, मांस और फिर अंडे नहीं खाते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर के टिप्पणी की है, बंगाल के चुनाव प्रचार में खाने और फिर मछली पर बात आम हो गई है। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा था कि वे उस दौरान भी मछली खाते हैं जब हिंदू नॉन वेज खाने से परहेज करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को जो पसंद आएगा वे खाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो खा सकते हैं। जो लोग शाकाहारी है वे शाकाहारी भोजन ले सकते हैं, जो लोग मांस खाना पसंद चाहते हैं वे मांस खा सकते हैं। ये देश हम सबका है, यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृति है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही वे खाना पकाती रही है। जब पीएम मोदी की 400 सीट के दावे को लेकर के उन्होंने कहा कि 200 भी नहीं पार हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि भाजपा वापसी नहीं कर रही है। ये कहना है ममता बनर्जी का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी चुनावी आरोप प्रत्यारोप अब चरम पर पहुंच चुका है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारे सांसद दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए, ये कैसे मुमकिन हुआ। कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली के सबसे अमीर सांसद को चप्पल पहनाने वाला लड़का चुनौती देने आया है, जब वो ये सवाल करने आया है कि इलाके के लोग जहाँ थे वहीं पर फंस गए, पर आप सबसे अमीर सांसद बन गए, कैसे, ये कैसे संभव हुआ। यानी कि कन्हैया कुमार सीधे मनोज तिवारी को पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर जो सांसद रहे, यहाँ का विकास नहीं हुआ, लेकिन आप सबसे अमीर सांसद कैसे बन गए। आप यहाँ के लोगों को ये बताएं कि पिछले 10 सालों में आपने कौन कौन से काम किए हैं, या फिर इस बार भी अपने काम पर नहीं सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगोगे। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि जो लोग अपने क्षेत्र में नालियां और फिर सड़कें नहीं बना सकते, वे भगवान की रक्षा करने का दम भर रहे हैं। वे अपने इलाके के लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, जो लोगों के घरों को उजड़ने से नहीं बचा पा रहे हैं। ये लोग भगवान की क्या ही रक्षा करेंगे। दोस्तों भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इन यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे नई सुविधाएं लेकर के आते रहता है। रेल का सफर आरामदायक तो होता है, लेकिन गंदी टॉयलेट्स की वजह से यात्रियों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को एक और सेवा दी गई है, जब लोग अपने फोन से ही कंप्लेन करके टॉयलेट 15 मिनट में साफ करवा सकते हैं। आपको बता दो कि भारतीय रेलवे तक शिकायतें पहुंचाने के कई सारे माध्यम हैं। इस बीच यात्री तुरंत शिकायत कर पाए, उसका जल्द ही निपटारा हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने रेल मदद ऐप लॉन्च किया है। इस पर शिकायत के साथ साथ सुझाव भी दे सकते हैं। इससे यात्री सफर के दौरान मोबाइल या फिर वेब प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका तुरंत हल किया जाएगा।
दोस्तों, खाने पीने की महंगाई फिर से आम लोगों को सताने लगी है। जब पिछले एक साल से दाल की कीमतें वैसे ही लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन महंगे आलू, प्याज और फिर दूसरे साग सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बात की तस्दीक खुद सरकार के आंकड़े कर रहे हैं। अप्रैल महीने के लिए जो खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा 13 मई 2024 को घोषित किया है, उसके मुताबिक खाद्य महंगाई दर मार्च में के 8.52% से बढ़कर के 8.70% पर जा पहुंची है। और इस अवधि में साग सब्जियों की महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिला है। या तो फिर दाल की महंगाई वैसे ही बढ़ी हुई है। या होलसेल महंगाई दर का जो आंकड़ा 14 मई को घोषित किया गया है, उसके मुताबिक थोक बाजार में भी बीते साल के मुकाबले आलू, प्याज समेत सब्जियों की महंगाई बढ़ी है। या दालों की होलसेल में भी बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नजर डालें तो फिर 13 मई 2024 को रिटेल मार्केट में आलू जहां 28 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, उसकी कीमत ठीक एक साल पहले 13 मई 2024-23 को 19 रुपए किलो था। एक साल में आलू की कीमत में 46% का उछाल देखने को मिला है। प्याज की कीमत अभी 35 रुपए किलो है, जो एक साल पहले 21 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। वहीं पर चावल की कीमत भी एक साल में बढ़ी है। जब 13 मई 2024 को चावल 44 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है, जो कि एक साल पहले 38 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। एक साल में चावल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की अभी कीमत 30 रुपए प्रति किलो है, जो एक साल पहले 28 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। और एक साल में 6% गेहूं की कीमतें बढ़ी है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हर बोर्ड ने जारी कर दिया है। जी हाँ, इसके बाद छात्र छात्राएं अब आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प की तलाश में हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में अधिक भीड़ होने से अब छात्रों का रुझान कानूनी पढ़ाई की तरफ बढ़ा है। जहाँ सीबीएसई के कई टॉपर से बातचीत के क्रम में बताया गया है कि लॉ में बेहतर विकल्प है। देश में लॉ विश्वविद्यालय में क्लेट के माध्यम से नामांकन होना है। जब बिहार में कानूनी शिक्षा के माध्यम से विधि क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। युवा कानून के क्षेत्र में रोजगार और फिर सुनहरा भविष्य देखते हैं। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के बहादुरगंज थाना की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके अपहरण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग को भी आरोपी के घर से बरामद कर लिया है। जो गिरफ्तार युवक की पहचान सरफराज के रूप में हुई है। जब कांड के संदर्भ में जानकारी देते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता PSI सावित्री कुमार ने बताया है कि बहादुरगंज थाना क्षेत्र की एक किशोरी को नामजद आरोपी सरफराज ने बीते 30 अप्रैल 2024 को अपहरण कर लिया गया था। जहां अपहरणता के परिजनों ने बहादुरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज किया था। जहां थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन ने बताया है कि आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 125/24 को दर्ज करके बीते एक सप्ताह पहले अपहरणता को सकुशल आरोपी के घर से बरामद कर लिया है। वहीं पर अपहरणता का मेडिकल जांच और फिर न्यायालय के समक्ष अपहरणता के बयान को पुलिस ने दर्ज कराया है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बीती रात किराना दुकान के शटर का ताला तोड़ करके चोरों ने करीब 1,50,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जब चोर अपने साथ 1,05,000 नगद समेत दुकान में रखे गए करीब 50,000 रुपए का सामान ले गए हैं। शातिर चोर दुकान के शटर में लगे 5 ताले और फिर 2 इंटरलॉक तोड़ करके दुकान के अंदर घुसे। यह घटना पूर्णिया जिला के केहाट थाना क्षेत्र के जनता चौक इलाके की है। यह सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार की पहचान शंकु कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, काराकाट संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया है। जहां पवन सिंह के नामांकन के 5 दिन के बाद आज अंतिम दिन उसकी मां ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दूं कि नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को 8 नए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जब पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर मां ने भी नामांकन किया है। अगर बेटे का नामांकन रद्द होता है तो फिर मां चुनाव लड़ेगी। पवन सिंह द्वारा 9 मई को नामांकन किया गया था। आज 15 मई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी, जबकि 16 मई तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। आपको बता दूं कि पवन सिंह की मां बिना शोर शराबे के कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके बाद चुपचाप रवाना हो गई। इसके साथ सिर्फ प्रस्तावक थे। बिना किसी नारेबाजी और फिर फूलमाला के सादगी के साथ नामांकन करके वापस लौट गई। पवन सिंह या फिर उनकी टीम द्वारा इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जहां सभी पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर के एड़ी चोटी एक कर दी है। इसी क्रम में सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की चुनावी रणनीति को लेकर के तैयार करने के लिए मंगलवार को लालू प्रसाद यादव का आगमन छपरा राजद कार्यालय में हुआ, जहाँ वह अगले 2 दिनों तक चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। जहाँ लालू प्रसाद यादव अगले 2 दिनों तक मैराथन बैठक करते हुए रोहिणी आचार्य के जीत को सुनिश्चित करने के लिए पुराने साथी और फिर राजद कार्यकर्ताओं को रणनीति
रणनीति तैयार करेंगे। चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद लालू प्रसाद यादव का ये चौथा दौरा है। लालू प्रसाद के इस छपरा आगमन को लेकर के राजनीतिक महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद राजद कार्यकर्ताओं में जोश और फिर ऊर्जा भरने को लेकर के देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि महीने के 8,500 रुपए उनके खाते में खटाखट आ जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ करके कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीब किसानों, कमजोर लोगों को सरकार बननी चाहिए, अंबानी अडानी की सरकार हटनी चाहिए। वहीं पर रैली में अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की आय का सारा पैसा भाजपा की जेब में जा रहा है, जब सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया है। हर बार जब परीक्षा हुई पेपर लीक कर दिया गया, वैक्सीन का सच तो आप सब जानते ही होंगे। ये कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।